हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आखिरकार 15 साल 4 महीने 10 दिन के इंतजार के बाद थोर लव एंड थंडर मूवी का ट्रेलर आ चुका है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे लगता है कि ये इस मूवी का फाइनल ट्रेलर होगा और इसके बाद हमें कोई ट्रेलर देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज मार्वल ऐसा ही कर रहा है। पहले ऑफिशियल टीजर रिलीज करते हैं जो कि 1 से 1.5 मिनट का होता है, फिर एक ऑफिशियल ट्रेलर आता है जो थोड़ी अच्छी खासी लेंथ का होता है और ज्यादा डिटेल से भरा हुआ होता है, जैसा थोर के केस के अंदर हो चुका है। और अब आएंगे 1,40,00,605 टीवी स्पॉट्स, और वो आएंगे नहीं, एक एक करके फेंक के मारे जाएंगे कि ये लो अपना एक्सपीरियंस बर्बाद कर लो। तो आज मैं थोर 4 के ऑफिशियल ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने जा रहा हूँ। तो चलो बाय। अरे रुको, बाय नहीं, स्क्रिप्ट राइटर के घटिया जोक्स के कारण भाग मत जाना। सुनो, ऑल दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। Get them well, nigga, before I ran gas on them. I'm the general, I can be worth something. My soldiers ready to put a black house on them. तो इस ट्रेलर की शुरुआत होती है एक सुहाने लैंडस्केप से, जो हमें टीजर के अंदर भी देखने को मिला था, जहाँ पर इस चट्टान पर थोर मेडिटेट कर रहा है, अपने अंदर के ट्रू सेल्फ को ढूंढ रहा है, और उसके चेहरे के ऊपर एक स्कार भी हमें नजर आता है जो कि हील हो रहा है। अपनी बड़ी बहन से मार खाई थी, ऐसे इतनी आसानी से थोड़ी हील हो जाएगा। और उसकी आंखें खुलने पर हमें वो ब्लू भी दिखाई देती हैं, जो कि बहुत ही अलग और स्पेशल चीज है। कुछ हम जानते हैं कि जहाँ एंड गेम में थोर एक प्रोस्थेटिक आई यूज कर रहा था, वहीं पर अब उसकी दोनों आईज रियल हैं और मे भी किसी मैजिक से रिप्लेस की हुई हैं। अब थोर की आंखों में डूबने के बजाय अगर हम थोड़ा सा लैंडस्केप के ऊपर ध्यान दें और यहाँ पर हम इस सन को देखें, या फिर इस केस में कहें सन्स को देखें, क्योंकि ये प्लेनेट अर्थ नहीं है, कुछ यहाँ पर एक बहुत बड़ा सन है और उसके पास अपर लेफ्ट में 2 अलग मून्स या प्लैनेट्स हैं, और राइट में एक ब्लू ग्लोइंग सेलेस्टियल बॉडी टाइप का भी कुछ है, और अपर राइट कॉर्नर के अंदर एक रिंग्ड प्लैनेट भी देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि इस मूवी के अंदर हमें पूरी 9 रियाम्स या उनके रेफरेंसेस देखने को मिले, इंक्लूडिंग द मिसिंग वन एल्फाइम, द होम ऑफ लाइट एल्व्स। हो सकता है थोर की आंखों के पीछे इन्हीं लोगों का जादू हो, क्योंकि वो लोग जादूगर थे। इसी पहाड़ पर हमें पीछे 2 लोग हाइकिंग करते हुए भी दिख रहे हैं, जो कि पिछले ट्रेलर के अंदर नहीं थे, जिनमें से एक मेल है और एक फीमेल है। मेल स्टार-लॉर्ड जैसा लग रहा है और फीमेल वाली नेबुला या फिर मेंटिस हो सकती है, बट इनकी फिजिक इतनी ज्यादा मैच नहीं कर रही, सो वो वैल्क्री या जेन भी हो सकते हैं, और क्या पता गमोरा ही हो, क्योंकि 2014 वाली गमोरा का वेरिएंट अभी भी बाहर घूम रहा है। इसके बाद हम ट्रेलर के अंदर आगे देखते हैं कोर्ग को, जो कि कुछ एलियन बच्चों को थोर की कहानियां सुना रहा है, और इसके पीछे हमें वही चट्टान भी देखने को मिलती है, जिसका मतलब ये कि ये उसी प्लेनेट का सीन है और ये सभी एलियंस यहीं पर रहते हैं। इसके साथ ही हम जानते हैं कि कोर्ग की वॉइस टाइका वाइटिटी ने ही दी है, तो वो थोर की कहानी उन बच्चों के साथ साथ हम जैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को भी सुना रहे हैं। और ये ब्लू स्किन रेस एक्चुअली वही ट्राइब हैं जो कि हमें एक दूसरे शॉट के अंदर गार्डियंस के साथ लड़ते हुए दिखाई देते हैं। मेरे हिसाब से ये ज़ेटोन ट्राइब है और इसी ट्राइब से योंडू भी बिलोंग करता है, और इसी वजह से हो सकता है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी यहीं इनके साथ हैं। सो हो सकता है कि ये प्लेनेट सेंटोरी 4 ही है, यानी कि योंडू का घर, जो कि बाकी सारे प्लैनेट्स, स्टार्स और स्काई को अल्फा सेंटोरी सिस्टम का पार्ट बना देता है, क्योंकि इसी सोलर सिस्टम का सन सबसे बड़ा सन है। इसके बाद हमें थोर स्टॉर्म ब्रेकर को पावर अप करता हुआ दिखता है, और ट्रेलर के एंड के अंदर ये कुछ रेडर्स के ऊपर हमला भी करता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद थोर गार्डियंस के सामने स्टाइल में अपनी लेदर वेस्ट के कॉलर को पॉप करता है, और ऐसा लग रहा है कि थोर ने ये क्लोथ्स पीटर से उधार लिए हैं, क्योंकि ये जैकेट पहले क्विल की हुआ करती थी, लेकिन थोर की बॉडी के द्वारा अब इसकी स्लीव्स फाड़ दी गई हैं। इसी जैकेट के अंदर पहनी हुई टी शर्ट के ऊपर हम ऑल 9 रियाम्स के एक आर्टिस्टिक लुक को भी देख सकते हैं, जो कि फैलकर एस्कार्डियन वर्ल्ड ट्री की तरफ जा रही है। इसी के बाद हमें न्यू एस्कार्ड टोन्सबर्ग नोवे के कुछ न्यू शॉट्स देखने को मिलते हैं, और ये स्टेट अब टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है। यहाँ पर क्रूज लाइनर्स में से एक का फेस वोल्स्टैक जैसा भी हमें देखने को मिलता है, जो कि वॉरियर्स 3 का मेंबर था, और रैग्नारोक के अंदर उतनी ही आसानी से एक बंदी से मारा गया जितनी आसानी से दूसरी बंदी ने इल्यूमिनाटी को मारा था। नो ऑफेंस, बंदियां सबको पेल रही हैं, किसी को नहीं छोड़ रही। खैर मूविंग ऑन, थोर हमें स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके अपने कपड़ों को एस्कार्डियन लेदर में चेंज करता हुआ दिखता है। सो अगर वो जैकेट पीटर को पसंद थी और उसके दिल के करीब थी, तो भाई दुख हुआ है देखकर, क्योंकि अब वो जा चुकी है और जाने वाली को कौन रोक सकता है। इसी सीन में हमें कोर्ग के पास थोर की बकरियां देखने को मिलती हैं, जो कि हैं टूथ क्रैशर और टूथ ग्राइंडर। लेकिन इस शॉट के अंदर इसकी सिनेमैटोग्राफी से पता लग रहा है कि भाई यहाँ पर लेफ्ट साइड में कोई और भी था और CGI से उसको रिमूव किया गया है।
तो यहाँ पर क्लियरली फिर से काटा जा रहा है, या फिर दूसरी भाषा में कहें तो छुपाया जा रहा है। तो यहाँ पर पॉसिबली बीटा रेबिल का कैरेक्टर हो सकता है, जो कि कॉमिक्स के अंदर आप थोर का एक वेरिएंट मान सकते हो। और यही थोर के पीछे ही हमें वही ब्लू स्किन सेंचुरियंस भी देखने को मिलते हैं। मींस अभी भी ये वही प्लेनेट पर है। और अगर उस शॉट में पहाड़ पर गमोरा हाइकिंग कर रही थी तो हाँ, इस जगह पर गमोरा भी खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर बीटा रेबिल होगा या गमोरा या कोई और, आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसके बाद थोर के मिस्टर इनक्रेडिबल के स्टाइल के अंदर वर्कआउट करके पतले होने के सीन देखने को मिलते हैं, जिससे वो किसी जाइंट स्केलेटन से बंधे हुए बैटल रोप्स के साथ पॉसिबली वेव मोशन के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। और यहाँ पर थोर ने कोई ट्रकर हैट पहनी हुई हो सकती है, जिसके ऊपर माइटीएस्ट एवेंजर लिखा हुआ था, जिसको अब उसने गुच्ची मुच्ची करके माइटीएस्ट को स्ट्रॉन्गेस्ट कर दिया है और अवेंजर्स का एस भी काट दिया है, क्योंकि थोर अभी भी खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर मानता है। वांडा मोमी से नहीं मिला ना अभी तक, ये होता है ऐसा, कोई बात नहीं। और इसी वर्कआउट के दौरान वो पूरे बिनाटा शिप को खींच लेता है। मतलब यार, थोर पावर लेवल के किसी भी स्टेप तक जा सकता है। नेक्स्ट सीन में थोर हमें कुछ डार्क मॉन्स्टर से लड़ता हुआ मिलता है, जो न्यू एस्गार्ड के किसी टाउन पर अटैक कर रहे हैं। और ये मे बी ब्लैक बर्सर्कर्स हो सकते हैं, जो कि कॉमिक्स में गोर के मिनियंस थे, जिनको वो अपनी स्वॉर्ड से समन करता था। यहाँ ये देखकर अच्छा लगा कि अदर टाउन पीपल भी इन बर्सर्कर्स के खिलाफ एक्टिवली लड़ रहे हैं। खाली एस्गार्ड प्रोटेक्टर्स ही नहीं लड़ रहे, ये लोग भी अपने अपने डंडे लेकर इनको बजा रहे हैं। और इसी के नेक्स्ट सीन के अंदर हमें थोर म्योल्निर को समन करता हुआ दिखता है, बट वो उसके काफी करीब होकर उससे बेवफाई करके दूर चला जाता है और जेन फोस्टर द माइटी थोर के पास पहुंच जाता है। ये तो वही बात हो गई, प्यार के इस मोड के ऊपर आकर कहती है शादीशुदा हूं। वेल, माइटी थोर जेसन एरन की कॉमिक्स के अंदर हमें ये देखने को मिला था कि जेन म्योल्निर का यूज करके पावर अप होकर थोर बन जाती है और अपने कैंसर का इलाज कर लेती है। अब यहाँ पर अगले सीन के अंदर भी थोड़ी एडिटिंग से काटपीट की गई है, क्योंकि एकदम से थोर के चेहरे पर उसका ब्राइटर गोल्डन आर्मर विद हेलमेट आ जाता है, जबकि पहले उसने लेदर आर्मर पहना हुआ था। तो हाँ, यहाँ पर हमारा काटने के लिए दो अलग अलग मूवमेंट्स को स्टिच किया गया है, जिसमें से एक सीन बैटल की शुरुआत का है और दूसरा सीन बैटल की एंड का, जहाँ पर शुरुआत के अंदर माइटी थोर ने हेलमेट पहना हुआ है, इस वजह से थोर को पता नहीं चला कि वो जेन फोस्टर ही है। और बैटल के एंड के अंदर जब जेन फोस्टर अपना हेलमेट हटाएगी, तब थोर को पता चलेगा कि वो जेन फोस्टर है। बाकी लास्ट टाइम थोर को हेलमेट के साथ हमने देखा था थोर 1 मूवी के अंदर, जहाँ पे वो अपने हेलमेट को मैनुअली हटाता है। लेकिन इस ट्रेलर के अंदर एक सीन के अंदर हम देख सकते हैं कि जब जेन यहाँ पर नीचे लैंड करती है तो उसका हेलमेट अपने आप हट जाता है, वैसे ही जैसे आयरन मैन का नैनो टेक्नोलॉजी वाला हेलमेट हटता है। और यहाँ पर क्लियरली हमें ये चीज पता चल रही है कि सभी के आर्मर्स को काफी ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया है। पर्सनली मुझे तो थोर का ये हेलमेट वाला लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। खैर, आगे बढ़ते हैं तो अगले सीन के अंदर हमें जेन एक पेगासस के ऊपर राइड करती हुई दिखती है, जो कि एंड गेम में दिखने वाली वैल्क्री की स्टेट के जैसा ही दिख रहा है। और वो किसी वियर्ड चेंबर के अंदर जा रही है, जहां बाद में एक वाइडर शॉट देखने को मिलता है, जहां जेन म्योल्निर को पावर अप करती है। और ये चेंबर कुछ गोल्डन स्टैचूज से भरा हुआ है, और ये सारे स्टैचूज मार्वल के कॉस्मिक एंटिटीज हैं। राइट में एक क्लियरली दिखने वाली एंटिटी है द लिविंग ट्राइब्यूनल, जो कि हमें इससे पहले भी लोकी सीरीज के अंदर और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर भी देखने को मिल चुके हैं। और लिविंग ट्राइब्यूनल को हम चीफ जस्टिस ऑफ मल्टीवर्स भी कह सकते हैं, जिसके 3 फेसेस इक्विटी, नेसेसिटी और रिवेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के अंदर जब हमें ये एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर देखने को मिले थे, तब इनके सारे हेड सेपरेटली दिखाए गए थे। और ऐसा इस वजह से हो सकता है क्योंकि हम उस वक्त किसी दूसरे प्लेन के अंदर मौजूद हों। बट ये बंदा ही अकेला नहीं है, इसकी राइट बिहाइंड में एक बॉल्ड स्टैचू भी देखने को मिलता है, जो कि वॉचर जैसा लग रहा है, या फिर ये इटर्निटी भी हो सकता है। और इसके लेफ्ट साइड के अंदर एक हुडेड स्कल वाला फिगर भी दिखता है, जो कि प्रोबेबली लेडी डेथ हो सकती है, जिसके साथ कॉमिक्स के अंदर थैनोस ने सारे गंदे काम किए हैं। और लेफ्ट में ही थोड़ा पीछे हमें एक बाल्ड फेमिनिन फिगर भी देखने को मिलती है, जो कि इन्फिनिटी के जैसे लग रही है। कॉमिक्स के अंदर इन्फिनिटी इटर्निटी की ही सिस्टर थी, और इन दोनों के बीच में मे बी ये फिगर इयोन, हु इज ऑल्सो नोन एज ही हु वेट्स का हो सकता है, जो कि इटर्निटी का ही ऑफस्प्रिंग है, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम के साथ ही एसोसिएटेड है। और मुझे लगता है कि ये किसी उच्च दर्जे की कॉस्मिक बीइंग का श्राइन है, और मे बी ये गॉड टियर के ऊपर भी बना हुआ हो सकता है। तो प्रोबेबली ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के दोज हु सिट अबव इन शैडोज हैं, जो कि एस्गार्डियंस को ओवरसी करते हैं और म्योल्निर को पावर भी देते हैं। तो हो सकता है कि इन्हीं फिगर्स ने जेन को म्योल्निर फील्ड करने के लिए सिलेक्ट किया हो, क्योंकि यहीं पर जेन म्योल्निर को पावर देने के लिए उसके अंदर थंडर को चैनल कर रही थी। और मेरा यहाँ पर गैस है कि इन कॉस्मिक फिगर्स को जेन के कैंसर को देखकर तय आ गई होगी, और म्योल्निर के टूट जाने से आए कॉस्मिक इम्बैलेंस को देखकर थोर के प्यारे राज दुलारे को हमेशा के लिए जेन को दे दिया हो।
और इसी वजह से समन करते वक्त म्योलनिर थोर से पहले जेन फोस्टर को प्रायोरिटी देता है। वैसे ये चीज मोरैक पर दिखने वाले टेम्पल आर्ट से भी कनेक्ट हो रही है, जो हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 के अंदर देखने को मिला था। उस आर्ट में हमें 4 फिगर्स देखने को मिले थे, जो कि थे डेथ, इन्फिनिटी, इटर्निटी और एंट्रोपी। चलो ऐसा करते हैं, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आने वाली एक रीनिंग हायरार्की ऑफ कॉमिक अथॉरिटीज को अच्छे तरीके से समझते हैं, जहाँ सबसे पहले एक टियर में ह्यूमंस आते हैं, देन उनसे ऊपर एस्कार्डियंस, उनके ऊपर ज़्यूस के साथ के सभी गॉड्स ओलिम्पस के गॉड्स के पैंथियन के ऊपर राज करते हैं, और इन सारे गॉड्स के ऊपर आते हैं ये अल्टीमेट कॉस्मिक टियर, यानी कि डेथ, एंट्रोपी, इटर्निटी और इन्फिनिटी जैसे कैरेक्टर्स। अब आगे देखें तो थोर जेन को दिलवाले वाले राज की तरह 8 साल 8 महीने और 6 दिन की जुदाई बताता है। वैसे तो थोर रैग्नारोक से देखें तो जेन और थोर का ब्रेकअप काफी रीसेंट साउंड करता है, लेकिन ये 8 साल 7 महीने का डिफरेंस थोर 4 मूवी को एमसीयू के प्रेजेंट डे 2025 में ले आता है। लेकिन जेन का इसे 3 से 4 साल का ब्रेकअप मानना ये नहीं शो करता कि बंदी पॉजेसिव नहीं थी या थोर की केयर नहीं करती थी, बल्कि ये चीज इस बात का इंडिकेशन है कि जेन फोस्टर भी स्नैप की वजह से गायब हुई थी, और वो भी हल्क की स्नैप के बाद वापस आई। और ये बात इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर्स ने भी कंफर्म की है। वैसे यहाँ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के स्क्रीन प्ले के अंदर एक प्लॉट होल को भी मेंशन कर देता हूँ, जहाँ स्क्रीन प्ले के अकॉर्डिंग वोंग भी थैनोस की स्नैप से गायब हुआ था, बट स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के अंदर हमने देखा कि वोंग को सोर्सरर सुप्रीम बनाया गया बिकॉज डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज स्नैप की वजह से गायब हो गए थे। तो इस प्लॉट होल को तो यहीं पर छोड़ देते हैं एंड लेट्स गेट बैक टू द ट्रेलर। अगले सीन में हमें क्रिस हेम्सवर्थ अब तक की सबसे अजीब आवाज निकालते हुए दिखाई देते हैं। वैसे यहाँ पर थोर के साथ वैल्क्री का यहाँ होना ये कंफर्म करता है कि ये थोर, कॉर्ग और गार्डियंस के साथ सेंटोरी 4 के ऊपर ही मौजूद थी। वैसे वैल्क्री का ये बोल्ड ब्लैक एंड सिल्वर आर्मर काफी मस्त लग रहा है, जिस पर एक नॉर्स माइथोलॉजी से लिया गया लोगो भी बना हुआ है। इसके बाद इस ट्रेलर की मेन हाईलाइट क्रिश्चियन बेल हमें गोर द गॉड बुचर के रूप में फाइनली दिखाई देते हैं। बिफोर टॉकिंग मच अबाउट हिम, लेट मी टेल यू कि कॉमिक्स के अंदर गोर का कैरेक्टर कुछ ऐसा दिखता है, एंड उसी को देखते हुए कई फैंस की शिकायत भी थी कि इस मूवी में गोर की अपीयरेंस को कॉमिक एक्यूरेट नहीं रखा गया। एंड यू नो, इंटरनेट इज अ फनी प्लेस। कुछ टाइम में ही कुछ फैन आर्ट्स भी हमारे सामने आए गोर के उन टेंटिकल्स वाले कॉमिक एक्यूरेट लुक को प्रेजेंट करते हुए, एंड आई थिंक इट डोंट लुक एज प्रोमिसिंग जितना ओरिजिनली ट्रेलर वाला लुक लग रहा है। सीरियसली ट्रेलर वाला लुक ज्यादा ऑथेंटिक लग रहा है। बट व्हाट्स योर ओपिनियन? गोर का कौन सा लुक आपको बेटर लगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो गोर के इस इंटरेस्टिंग शॉट में हमें एक बड़ा पीस ऑफ रॉक फ्लोट करके स्पेस में एक राफ्ट की तरह फ्लोट करता हुआ दिखाई देता है, जिसमें एक लोनली प्लेनेट भी दिखता है। इसी बड़े रॉक की सरफेस पर एक केज की जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसके अंदर मे बी रेड केप ऑफ थोर हो सकता है। मे बी इसी के जरिए गोर प्लेस टू प्लेस नेविगेट करता है। और इसके बाद हमें ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड देखने को मिलती है, या जिस भी नाम से इस स्वॉर्ड को एमसीयू के अंदर जाना जाएगा। गोर का हाथ इसको उठाता है और नेक्स्ट सीन में गोर का एक क्लियर लुक हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर ये इन कुछ वाइन्स को हटाता हुआ दिख रहा है। इन वाइन्स के बारे में आगे वीडियो के अंदर बात करते हैं। और यहाँ पर फाइनली वो अपना घूंघट उठा के अपने थोपड़े की मुंह दिखाई करवाता है। तो अगर आपकी बंदी भी 2 चोटी रखती है और घूंघट करके रखती है, या फिर प्रोबेबली टकली है, तो भाई चेक कर लेना वो आपकी बंदी ही है या मार्वल फेज 4 का विलन गोर द गॉड बुचर। ये व्हाइट रोब उसके मुंह और ओपन वूंड से निकले खून के धब्बों से सना हुआ है। ऐसा लगता है कि हमें इस मूवी में गोर ओनली काले सफेद चलचित्र के अंदर ही देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर हिज आईज। वैसे काफी लोगों का सवाल ये भी था कि क्या गोर द गॉड बुचर के सभी सीन्स इस मूवी के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट होने वाले हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये चीज होगी। ये चीज सिर्फ गोर के इंट्रोडक्शन के टाइम पे हो सकती है, या फिर गोर ये वॉइड जैसी किसी जगह पे मौजूद होगा, उस टाइम पर ऐसे सीन हमें देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इसके अलावा ट्रेलर के अंदर एक सीन के अंदर हम गोर के पीछे एक कलरफुल बैकग्राउंड भी देख सकते हैं। नाउ बैक टू दिस सीन। इस शॉट को बहुत ही गजब कॉन्ट्रास्ट से बूस्ट किया गया है, जो इसे नरिश क्वालिटी दे रहा है, और इसी बढ़े हुए कॉन्ट्रास्ट ने गोर के फेस के सारे स्कार्स और लाइंस को शार्पन कर दिया है और गोर को एक विदर्ड लुक दे दिया है, जिसकी वजह से थोड़ा मुरझाया हुआ सा भी लग रहा है, जिसके कारण गोर बहुत ही स्ट्रॉन्ग तो दिख ही रहा है, बट ये चीज भी अच्छे से डिपिक्ट की जा रही है कि वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है। आई मीन नॉट फिजिकली, मेंटली टूट चुका है अंदर से फिजिकली तो कैसे टूटेगा, मेल है। और अगर LGBTQ को इंट्रोड्यूस करेंगे तो इजिप्ट जैसी कंट्रीज बैन कर देंगी मूवीज को। ये ज्यादा पॉलिटिकल तो नहीं हो गया? यहाँ पर गोर मेंटली बिल्कुल ब्रेक हो चुका है, जो कि सब कुछ खो चुका है और अब उसके पास कुछ भी खोने को नहीं है, और इस सब का बदला लेने के लिए वो सभी गॉड्स को मारने की स्प्री पर निकल चुका है। इट्स लाइक क्रिश्चियन बेल को एथीस्ट बेल बना दिया गया हो। और इस वाले गंजे के कॉन्सेप्ट्स हैं हिंसा, परमो धर्म। वैसे कॉमिक्स के अंदर गोर का हेडपीस और भी ज्यादा अमेजिंग था, और उसकी नाक नहीं थी।
बट पर्सनली मुझे अच्छा लगा कि मार्वल वालों ने क्रिश्चियन बेल को अपनी नाक बचाए रखने दी। जैसे हैरी पॉटर फ्रेंचाइज में नॉवेल्स के अंदर वोल्डेमॉर्ट की नोज एक स्नेक जैसी बताई गई है, और उन्होंने उस चीज को मूवीज के अंदर भी अडेप्ट किया और सोचा कि शायद नाक काटना काम कर जाए, बट नहीं किया। अच्छा, ये वाइन्स जिनको गॉड साइड करता है मे बी उसकी स्वॉर्ड से ही बनी हुई हैं, और वो ब्लैक एंड व्हाइट वर्ल्ड में भी एक पॉकेट याम हो सकती है जिसको ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड ने ही क्रिएट किया हो। अब इसके बाद हमें गोर का ही एक विक्टिम फेलिगर द बैथमोथ का एक फ्रेम देखने को मिलता है, जो कि डायरेक्टली जेसन एरन की कॉमिक के एक अमेजिंग आर्टवर्क से लिया गया है। सो नेक्स्ट सीन में थोर अपना स्टॉर्म ब्रेकर अपने गोट बोट के ऊपर पॉप करता है, और वो बोट अपने पीछे स्टॉर्म ब्रेकर से निकलने वाले रेनबो बाइफ्रोस्ट ब्रिज की तरह रेनबो छोड़ती हुई आगे चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें जेन और वैल्करी थोर के साथ ही कुछ ओलंपियन गॉड्स के साथ लड़ती हुई नजर आती हैं, और ये थोर के साथ ही हैं क्योंकि यहाँ थोर साइड में स्पोर्ट भी होता है। और इन कपड़ों के उतर जाने के बाद अगर थोर के पिछवाड़े के ऊपर ध्यान दें तो उसकी बैक के ऊपर एक टैटू बना हुआ है जिसके ऊपर लोकी का हेलमेट बना हुआ है, और इसके बीच में लिखा हुआ है RIP लोकी। अर्थ 616 वाला लोकी मर चुका है, और उसी को ट्रिब्यूट देते हुए थोर ने अपने बैक के ऊपर टैटू बनवाया हुआ है रेस्ट इन पीस लोकी का। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक शेप भी दिखती है, तो मे बी थोर ने जो कुछ भी खोया है उस सबको अपनी पीठ के ऊपर खुदवा लिया है। सो दैट माइट ऑल्सो इंक्लूड ओडिन, फ्रिगा, जेन, टोनी स्टार्क, ब्लैक विडो। ओके, थोड़ा ज्यादा हो गया ना। वेल, ये सब ओलंपियन गॉड से आखिर लड़ क्यों रहे हैं? सो मे बी जब थोर फेलिगर के क्राइम सीन को विजिट करने जाता है तब मे बी थोर को ही इन गॉड्स को मारने के लिए फॉल्सली एक्यूज कर लिया हो, क्योंकि ओलंपस के अनुसार सिर्फ थोर के पास ही इतनी ज्यादा ताकत है कि वो उसको मार सके। उसके बाद गोर का एक एपिक शॉट देखने को मिलता है जिसमें गोर अपनी स्वॉर्ड की ब्लेड को क्लच करके एक प्लेनेट में प्लच कर देता है और उस पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि ये भी बताता है कि हाँ भाई, ये फेलिगर को मार सकता है। और इससे पहले इस तरीके से हमने एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा था, और वो था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के अंदर, जहाँ पर एक इन्फिनिटी स्टोन का यूज करके उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया गया था। तो क्या गोर की ये स्वॉर्ड एक इन्फिनिटी स्टोन जितनी पावरफुल है? खैर, इस बारे में हम किसी सेपरेट वीडियो के अंदर बात करेंगे, तो चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल ट्रेलर की बात करते हैं। तो इसके बाद थोर और जेन की वार्तालाप में थोर जेन को कहता है यू नेवर फॉरगेट योर फर्स्ट, बट यहाँ पर हाँ उसकी बात का इम्प्लीकेशन कुछ और था, क्योंकि मूवीज के अकॉर्डिंग वो दोनों ही एक दूसरे के फर्स्ट ट्रू लव थे। एटलीस्ट थोर के लिए तो जेन उसका पहला सच्चा प्यार थी। और नेक्स्ट सीन के अंदर थोर और वैल्करी गॉड से ही इस ब्रोकन सरफेस के ऊपर लड़ते हुए दिखाई देते हैं, और यहाँ के विजुअल्स सच में बहुत ही इंक्रेडिबल लग रहे हैं, विच आर डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग वीव एवर सीन बिफोर। और इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर इस फाइट के दौरान थोर और वैल्करी डीसैचुरेट होते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे लग रहा है कि गोर पूरे एनवायरनमेंट से कलर और लाइट सोर्स को ड्रेन कर देता है। यहाँ वैल्करी हमें ज़्यूस की लाइटनिंग बोल्ट्स को यूज करके गोर से लड़ती हुई दिखाई देती है, और उसकी बाकी सारी बॉडी डीसैचुरेट हो चुकी है, और जो भी कलर है बस उस लाइटनिंग बोल्ट से ही आ रहा है। और यही सेम चीज थोर के साथ भी होती हुई नजर आ रही है, जहाँ कलर स्टॉर्म ब्रेकर के ब्लास्ट के साथ ही आ रहा है, बाकी हर चीज से कलर ड्रेन होना शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पर वैल्करी ज़्यूस की बोल्ट को यूज क्यों कर रही है? मे बी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ज़्यूस की डेथ हो गई है, और ओलंपस की पावर टेम्पररी इस क्राइसिस के दौरान वैल्करी के पास आ चुकी है। इन शॉट्स के अंदर ऐसा लग रहा है कि फाइट के एंड होते होते सारे कलर्स डीसैचुरेट हो जाएंगे और हमें कंप्लीट काला सफेद चलचित्र देखने को मिलेगा। ऐसे चेंजेस हमने MCU में वांडाविजन और फर्स्ट कैप्टन अमेरिका फिल्म में एक नॉस्टैल्जिक क्वालिटी का फील देने के लिए होते हुए देखे हैं, बट यहाँ पर कलर चेंजिंग सीन्स में होने वाले फैक्टर्स का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो यहाँ पर ट्रेलर के फाइनल सीन के अंदर हमें रसल क्रो ज़्यूस के रूप के अंदर देखने को मिले, और यहाँ पर मुझे फ्लिक वर्ड का चॉइस काफी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि एंड गेम के अंदर आपको याद हो तो एंटमैन अपना बट बाहर निकालता है और कहता है कि फ्लिक मी कैप्टन। और ये वर्ड इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि कॉमिक्स के अंदर जब भी फ्लिक वर्ड का यूज किया जाता है तो इसको एक क्लाउड के अंदर दिखाया जाता है, और L और I को इटैलिक के अंदर यूज करके मर्ज होता हुआ दिखाया जाता है, जिस वजह से फ्लिक कुछ ऐसा अपीयर होता है। कितने समझदार लोग हैं, है ना? अमेजिंग। और इसके बाद जितना मस्त ये देखने में लगा कि सब थोर के विस्तृत रूप को देखकर बेहोश हो रहे हैं, उतनी ही इस बात को देखकर भी हैरानी हुई कि वो दाढ़ी वाला आदमी भी बेहोश हो गया इसको देखकर। वैसे यहाँ पर इनडायरेक्टली लोकी का बदला भी पूरा हो गया, जो कि TVA के अंदर नंगा हुआ था, और अब थोर ओलंपस के अंदर नंगा हो गया। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओ। यहाँ पीछे देखो तो कोर्ग, वैल्करी और जेन ने हुडी क्लोक्स पहने हुए हैं और स्टैंड्स के अंदर वो बैठे हुए हैं। मे बी दे आर करेंटली डिस्गाइज्ड। ये वैसे कोई ज्यादा बड़ा डिस्गाइज तो नहीं है, बट कुछ ऑफिशियल फोटो जिसने यहाँ पर बेस्टेट गॉडेस को रिवील किया था, वहाँ पर पहले इन्होंने वो क्लोक्स नहीं पहने हुए थे, और यहाँ पर बैठे हुए उनके पीछे एक लार्ज फुट वाले गॉड को भी देखा जा सकता है। इसका मतलब ये कि यहाँ वाले गॉड्स
वास्तव में 10 फीट लंबे चौड़े होंगे, जैसे कि हमें मून नाइट सीरीज के अंदर टेवरेट और आमिट जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिले थे। वैसे यहाँ पर बेस्टेट अच्छे से नहीं दिख रही, मे बी हमें IMAX एनहांस सीन के अंदर वो देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ इस शॉट के अंदर उसके फेलाइन ईयर्स दिख रहे हैं। बेस्टेट वही गॉड है जो कि ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर हमें देखने को मिली थी। अब क्योंकि बास्टेट यहाँ पर लिंक्ड है और बास्टेट को एक इजिप्शियन गॉड भी माना जाता है, तो हो सकता है कि इस मूवी के थ्रू हमें मून नाइट सीरीज के अंदर दिखे इजिप्शियन गॉड्स, ब्लैक पैंथर के अंदर दिखे गॉड्स और बाकी सभी गॉड्स को एक साथ कनेक्ट करते हुए दिखा दिया जाए। तो गाइस ये सब थी वो चीजें जो मैंने इस ट्रेलर के अंदर ऑब्जर्व की। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, जल्दी से कंप्लीट कर डालो यार। और माना कि ट्रेलर ब्रेकडाउन थोड़ा सा लेट था, आई मीन ट्यूसडे को ही ट्रेलर आया और इतनी सारी डिटेल्स एक ही वीडियो के अंदर अगर प्रेजेंट करनी है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ब्रेकडाउन्स लेट भले ही लाऊंगा लेकिन उनके अंदर सारी चीजें एक साथ मेंशन करूंगा। शी हल्क सीरीज का भी ऐसा ही ब्रेकडाउन देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर और मेरे चैनल की बाकी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.